नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम IRCTC के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर फुल ऑन एक्शन दिखाई पड़ता है। स्टॉक आज हमें 13% क्रैश होता हुआ नज़र आया और अपने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी 35 से 40% क्रैश हो चुका है। तो क्या ये एक वैल्यू बाय है? क्या यहाँ पर ख़रीदारी करनी चाहिए या वेट करना चाहिए? कौन से लेवल का वेट करना चाहिए? कब इन्वेस्ट करना चाहिए? इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 4022 रुपीज़, जो कि 13% नीचे नजर आता है। 73,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 248 का पीई रेशियो नजर आता है। कंपनी पैसे कैसे कमाती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप एक बार देख लेते हैं। इंटरनेट टिकटिंग से 52.6% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। केटरिंग से 26.5%, रेल नीर से 6.8%, टूरिज्म से 6.3% और अदर से 7.8% का कंट्रीब्यूशन आता है। प्री कोविड सिचुएशन थोड़ी सी अलग थी। इंटरनेट टिकटिंग से इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आता था। केटरिंग से, टूरिज्म से, रेल नीर से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता था। लेकिन फिलहाल कोविड की वजह से इंटरनेट टिकटिंग का कंट्रीब्यूशन हमें रेवेन्यू ब्रेकअप में बढ़ता हुआ नजर आता है। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें, लेटेस्ट आरओई 12.95% है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से कहीं ज़्यादा नीचे नज़र आती है। आरओसी लेटेस्ट 14.75% है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज 36.13% से बहुत ही ज़्यादा नीचे नज़र आती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें, लेटेस्ट 24.25% है 5 ईयर एवरेज, जबकि हमें 18.49% नज़र आता है। तो ये एक अच्छी बात है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुका है। कोविड की वजह से धंधा नहीं हो रहा था, सेल नहीं हो रहा था, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, तो अभी कॉस्ट भी कंट्रोल हो चुके हैं, तो इसीलिए मार्जिन आपको प्रोटेक्टेड नजर आते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो 0.0 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। कंपनी पर कर्जा नहीं है, ये एक पॉजिटिव बात नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। टोटल प्रमोट होल्डिंग हमें क्लियरली नीचे जाती हुई नजर आई है, जो कि हम समझ भी सकते हैं। सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% या उससे कम होना चाहिए प्रमोटर होल्डिंग, तो इसके लिए OFS आया था। तो फिलहाल 67.4% का प्रमोटर होल्डिंग हमें दिखाई पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स का एक बार देख लीजिए, सितंबर 2020 में 0.97% का स्टेक था, जो कि डायरेक्टली हमें 5% से ज़्यादा होता हुआ नजर आया। मार्च में भी आपको ये बढ़ता हुआ नजर आया, 7.86% होता हुआ नजर आया। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक कम किया है। जब शेयर प्राइस हमें इतना ज़्यादा भागता हुआ नजर आया, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक यहाँ पर कंप्लीटली रिड्यूस किया है। अब देख पाएंगे मार्च में 7.86% से गिरकर 7.28% हो चुका था और सितंबर में तो 4.78% हो चुका है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जब दिसंबर का डेटा आएगा तो वहाँ पर भी आपको सिचुएशन कुछ इसी प्रकार की नज़र आएगी। स्टेक आपको थोड़ा सा रेड्यूस या फिर इसी लेवल पर नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, उसके चांसेस मुझे बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आते हैं। FIIs के बारे में बात करें, सितंबर 2020 में 0.88% से बढ़कर 8.38% का स्टेक हो चुका था, जो कि कंटिन्यूअसली रेड्यूस करते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड ने जिस प्रकार से अपना स्टेक रेड्यूस किया, उस प्रकार से उतना एग्रेसिवली तो FIIs ने अपने स्टेक को रेड्यूस नहीं किया है। लेकिन क्लियरली पता चलता है कि शेयर प्राइस दिसंबर से करके सितंबर में बढ़ चुका है और म्यूचुअल फंड FII उन्होंने अपना माल यहाँ पर बेचा है, अपने स्टेक को रेड्यूस किया है। रिटेल्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे दिसंबर में 17.14% था, जो कि कम होता हुआ नजर आया, लेकिन वापस हमें ये इंक्रीज होता हुआ नजर आता है, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि स्टॉक में ये जो यूफोरिया देखने को मिला है। म्यूचुअल फंड FIIs ऑफ कोर्स पार्टिसिपेट करते हैं। बड़े पैसे के बिना तो इतना बड़ा जंप आपको दिखाई नहीं पड़ता है, उसमें बड़ा ट्रेडिंग का पैसा भी लगता है। लेकिन ओवरऑल तो जनरली स्पीकिंग तो FIIs और म्यूचुअल फंड ने अपना शेयर होल्डिंग कम किया है, लेकिन रिटेल एंड अदर्स में आपको यहाँ पर शेयर होल्डिंग बनता हुआ नजर आता है। ज्यादा यूफोरिया यहां पर पार्टिसिपेशन किसका रहा है? रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन हमें यहां पर ज्यादा नजर आता है। अब वैल्यूएशन के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। क्या IRCTC का ये जो वैल्यूएशन है ये जस्टिफाइड है या नहीं है? ऑफ कोर्स ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि ये जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन एक बार हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 4000 रुपीज़ का। TTM EPS जो है वो है 18.56 का। ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, पिछले 12 मंथ्स जो रहते हैं, जो पिछले 4 क्वार्टर रहे हैं, उसका कितना अर्निंग्स रहा है और अर्निंग पर शेयर क्या रहा है, तो 18.56 का अर्निंग पर शेयर रहा है। इस हिसाब से PE रेशियो कितना आता है,
215 का पी रेशियो आता है। हाईएस्ट एवर ईपीएस कंपनी का क्या रहा था वो मैं आपको बताता हूं, 32.07। ये फाइनेंशियल ईयर 20 का डेटा है। फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, एकदम ग्रोइंग स्टेज में कंपनी काम कर रही थी, कोविड-19 नहीं था, तब इसका ईपीएस 32.07 था। उस हिसाब से अगर हम करंट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं, सपोज ईपीएस अभी 32 है, हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि 32 का ईपीएस है, उस हिसाब से भी करंट मार्केट प्राइस पे आईआरसीटीसी का पीई रेशियो आपको 125 नजर आता है, जो कि क्लियरली आपको महंगा ही नजर आता है। कंपनी की जो अर्निंग्स हैं कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती हुई नजर आती है। हर क्वार्टर में आपको ये सिचुएशन अच्छी होती हुई नजर आई है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन मच बेटर हो गई है। कोविड के लॉकडाउन अभी हटते हुए नजर आए हैं, लोग अभी यहां पर बाहर घूमना पसंद कर रहे हैं, तो अर्निंग्स भी आपको कंटिन्यूअसली बेहतर होती हुई नजर आई है और एक्सपेक्टेड है कि आगे जाकर भी अर्निंग्स आपको बेहतर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि वैक्सीनेशन भी काफी अच्छा चल रहा है और थर्ड वेव आने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा कम नजर आते हैं। तो एज पर माय एनालिसिस कंपनी अपने हाईएस्ट एवर ईपीएस में नेक्स्ट 3 से 4 क्वार्टर में पहुंच जाएगी। अभी ईपीएस क्या चल रहा है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 18.56 चल रहा है और हाईएस्ट एवर 32 के आसपास है। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से 3 से 4 क्वार्टर लग सकते हैं, आपको 6 से 12 महीने देने पड़ेंगे। उतने टाइम में आईआरसीटीसी का जो बिजनेस है वापस अपने प्री कोविड लेवल पर पहुंच जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और बिजनेस रनिंग होता हुआ नजर आएगा। तो अगर ऐसा हो भी जाता है तो भी वैल्यूएशन अभी भी महंगा है। 125 का पी रेशियो क्लियरली नजर आता है। सपोज स्टॉक प्राइस 4000 स्टैग्नेंट रहता है, इसे कुछ नहीं होता है और यहां पर जो अर्निंग्स है बढ़ जाती है। ईपीएस अभी 18 चल रहा है, वो बढ़कर 32 हो जाता है, अपने हाईएस्ट एवर ईपीएस पर पहुंच जाता है, फिर भी इसका वैल्यूएशन महंगा है। 125 का पी रेशियो काफी ज्यादा ऊपर के साइड पर ओवर वैल्यूड आपको दिखाई पड़ता है। कंपनी का जो स्टॉक है उसका जो एवरेज पी रेशियो रहा है वो 50 से करके 70 के बीच में रहा है। कंपनी की लिस्टिंग हुई थी 300 पर हुआ था, उसके बाद 600 पर वो लिस्ट हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली तेजी आई थी, आपको याद ही होगा। एक उसमें भी आपको यूफोरिया देखने को मिला था, स्टॉक हमें 2000 तक जाता हुआ नजर आया। उस समय पर उसका 100 का पी रेशियो था, स्टॉक गिरा, उसके बाद फिर से रिकवरी आई और एक लंबे समय तक अगर आपको याद होगा 1000 से करके 1300 की रेंज में वो ट्रेड कर रहा था। सर्किट लग चुकी थी, ज्यादा ट्रेडिंग भी नहीं हो रहा था, तो वहां पर उसका 50 से करके 70 के बीच में पी रेशियो बार बार आपको दिखाई पड़ता था। तो अगर हम 70 को भी कंसीडर करते हैं, हायर साइड कंटिन्यू करते हैं, तो भी उसका ईपीएस 57 होना चाहिए। ये जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाई करने के लिए, ये जो प्राइस है उसे जस्टिफाई करने के लिए, जो कि करंट ईपीएस से ऑलरेडी 3 टाइम्स है। अभी ईपीएस चल रहा है 18, अगर हम 3 टाइम्स करते भी हैं तो भी वो 54 आता है। 57 ईपीएस आएगा तब ये करंट मार्केट प्राइस जो 4000 का है वो जस्टिफाइड हो पाएगा 70 के पी रेशियो पर। और ऐसी ग्रोथ के लिए टाइम लगता है, ये हर एक क्वार्टर में इतनी ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती है। इसमें एटलीस्ट आपको 2 से 3 साल देने पड़ते हैं। 1 साल तो सब कुछ नॉर्मल होने में लगेगा, प्री कोविड लेवल पर जाने में लगेगा, उसके बाद वापस आपको ग्रोथ कंटिन्यू रहती हुई नजर आएगी। तो ईपीएस जब तक 50 प्लस होगा तब तक ऑलरेडी 2-3 साल निकल चुके होंगे। तो यहां पर टाइम करेक्शन आपको लंबा देखने को मिल सकता है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हाईली पॉसिबल है कि स्टॉक में आपको या तो टाइम करेक्शन देखने को मिलेगा या फिर प्राइस करेक्शन। टाइम करेक्शन का मतलब क्या है, अभी फिलहाल स्टॉक 4000 चल रहा है तो 10-20% ऊपर नीचे ट्रेड करेगा, लेकिन ओवरऑल एक ही जोन में ट्रेड करता रहेगा 1-2 साल तक, ना ही ज्यादा ऊपर जा पाएगा ना ही ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरा होता है प्राइस करेक्शन। वैल्यूएशन महंगा हो गया है, जस्टिफाई करने के लिए प्राइस में गिरावट आपको देखने को मिलेगी, स्टॉक प्राइस आपको क्रैश होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, हमारे पास एज अ इन्वेस्टर 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि हमें वेट करना चाहिए कंपनी को जस्टिफाई करने के लिए कि ये जो वैल्यूएशन है, ये जो प्राइस है 4000 का जो प्राइस चल रहा है, ये जस्टिफाई है कि नहीं है। अर्निंग्स एक बार बढ़ जाए, उसके बाद जब ये जस्टिफाई हो जाए उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तो हो गया टाइम करेक्शन वाला मामला कि भाई एक टाइम करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमें स्टॉक को तभी खरीदना चाहिए जब उसमें ऑलरेडी गिरावट हो चुकी हो और ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाएगा। प्राइस करेक्शन के हिसाब से ईपीएस भले ही नहीं बढ़ रहा है लेकिन प्राइस गिर गया, इसलिए वैल्यूएशन वापस हमें अट्रैक्टिव होता हुआ नजर आएगा। ये 2 ऑप्शन है। इसके अलावा एक और तीसरा ऑप्शन है कि जस्ट फॉलो करेंगे हम टेक्निकल्स को और खरीदारी करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस लगाकर, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये स्टॉक करंट मार्केट प्राइस पे, करंट वैल्यूएशन पे मेरे हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है।
इस लेवल पर कोई भी यहाँ पर कोई बड़ा लमसम अमाउंट यहाँ पर लगाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें फोमो बहुत ही ज़्यादा होता है, लगता है हम IRCTC हमारा रह जाएगा, खरीद नहीं पाएंगे, उन्हें फोमो होता है, या फिर पेशेंस लेवल बहुत ही लो होता है, वो इंतजार नहीं कर पाएंगे कि स्टॉक में गिरावट होगी, वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के लिए कंपनी को टाइम नहीं देंगे कि भाई कंपनी अभी टाइम ले लो अपना, 2-3 क्वार्टर के बाद रिजल्ट्स देखने के बाद इन्वेस्ट करेंगे, या फिर प्राइस करेक्शन हो जाए उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। यह सारा जो पेशेंस है वो किसी के पास नहीं होता है, तो उनके लिए भी ये जो स्टॉप लॉस वाला सिस्टम है, ये जो ऑप्शन है, ये बेस्ट ऑप्शन हमें दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। स्टॉक हमें जुलाई में 2000 के लेवल पर दिखाई पड़ता था और अक्टूबर में 6000 तक जाता हुआ नजर आया है, और वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे देखने को मिले थे। बड़े वॉल्यूम्स में, हैवी वॉल्यूम्स में हमें बाइंग होती हुई नजर आती थी। लेकिन ये IRCTC का चार्ट देखकर, IRCTC में ये जो हुआ है फिलहाल, ये घटना देखकर लोगों को इतना तो पता चल गया है कि बड़े वॉल्यूम्स में बाइंग होती है, उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि स्टॉक उस लेवल पर सस्टेन करेगा ही करेगा, वो स्टॉक वहां पर टिकेगा ही टिकेगा। बाद में बड़े लेवल में सेलिंग भी हो सकती है, बड़े वॉल्यूम्स में सेलिंग भी दिखाई पड़ सकती है, और स्टॉक हमें नीचे आता हुआ भी नजर आ सकता है। तो IRCTC में सेम केस आपको दिखाई पड़ता है। तो तीनों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो फिलहाल टाइम करेक्शन कितना देना पड़ेगा, तो जब तक कंपनी अपने अर्निंग्स नहीं बढ़ा लेती है, 32 का हाईएस्ट एवर EPS था, एटलीस्ट हमें 28 या फिर 30 का EPS तो वेट करना चाहिए, उसके बाद ही यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें मिनिमम आपको 6 महीने तो लग जाएंगे, टाइम करेक्शन होता है, तो इस प्रकार की सिचुएशन हो सकती है। स्टॉक आपको यहां पर कंसोलिडेट करता हुआ टाइम करेक्शन में 6-7 महीने यहां पर इजीली निकाल सकता है। अगर प्राइस करेक्शन होता है तो कौन से लेवल तक हमें वेट करना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो 3000 या उसके ऊपर इन्वेस्ट करना इतना ज्यादा सेंस दिखाई नहीं पड़ता, वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, आपको फोमो है कि IRCTC में हम रह जाएंगे, तो बस टेक्निकल्स को फॉलो कीजिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से सपोर्ट बनता है, कोई भी सेटअप बनता है, स्टॉप लॉस लगाकर वहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। एक और सवाल जो है, जो कि लोग मुझे पूछ रहे हैं कि अभी ये स्टॉक इतना ज़्यादा गिर चुका है, अपने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी ये 30-40% करेक्ट हो चुका है, तो क्या खरीदारी नहीं करनी चाहिए? 30-40% तो बहुत बड़ी बात होती है, ऑफकोर्स बहुत ही बड़ी बात है। अगर कोई भी लार्ज कैप स्टॉक 30% गिर जाता है तो वो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे लिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है। लेकिन यहाँ पर देखिए किस प्रकार की सिचुएशन थी। ये जो तेज़ी भी आई थी 2 हफ्ते में आई थी, और जो गिरावट हुई है ये 1 हफ्ते में हुई है, तो ये तो मेरे हिसाब से इस प्राइस को हमें कंसीडर करना ही नहीं चाहिए, इसका एक्चुअल प्राइस ही नहीं है। डीमार्ट में भी लोगों ने मुझे पूछा था कि वो इंट्राडे पे कुछ 5900 पर गया था, उसके बाद उसी दिन पे स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया। तो लोग पूछ रहे थे कि अभी ये स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से 15-20% गिर चुका है, तो क्या खरीदारी करना चाहिए? तो वो लेवल से हमें कंसीडर नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड ही नहीं है। एटलीस्ट वो 1-2 हफ्ते उस लेवल पर ट्रेड करे तो हम समझ सकते हैं कि भाई ठीक है, वहां पर स्टॉक गया था, ये तो गया 2 मिनट में वापस आ गया, तो इसे हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए। ऑल टाइम ऐसे वापस आ गया, यहां पर तो ये यूफोरिया था और कुछ नहीं है। ये पागलपन आपको IRCTC में चलता हुआ नजर आता था। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है, इन्वेस्टमेंट करने के लायक है। कई बार हमने आपको पहले भी बताया था, जब ये स्टॉक एक्चुअली खरीदने के लायक था, कंसोलिडेट कर रहा था, OFS के पहले बताया, OFS में भी खरीद सकते हैं, OFS के बाद भी खरीद सकते हैं, लेकिन तब यहां पर लोग इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा था। फिलहाल स्टॉक ऊपर जा रहा है, इसीलिए लोगों को यहां पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई पड़ता है। तो आपका ये जो माइंडसेट है, ट्रेडिंग वाला माइंडसेट है, तो आपको स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करना है तो वैल्यूएशन देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वैल्यूएशन देखकर इन्वेस्टमेंट करना है तो वैल्यूएशन देखना पड़ेगा, और 3000 के ऊपर मेरे हिसाब से यहां पर फिलहाल बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कंपनी को टाइम दीजिए, 1-2 क्वार्टर निकलने दीजिए, किस प्रकार की सिचुएशन, किस प्रकार की अर्निंग्स दिखाई पड़ती है, उसके बाद ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। तब तक यहाँ पर आप अगर आपको फोमो होता है तो आप स्टॉप लॉस के साथ काम करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी है। IRCTC में जो अलग एंगल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको अच्छा लगा है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।